यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक चल रहा है हाउ टू एस्टेब्लिश बीओ पीओ एलओ इन इंडिया। तो कल वाला जो टॉपिक था ना, हमने कंक्लूड भी किया था। कल वाला टॉपिक था केवल और केवल कंपनी लॉ से रिलेटेड, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट। और उसके बाद फिर कुछ आपने देखा होगा कि ये कंपनी एक्ट के प्रोविजन चल रहे थे। उसके बाद फिर ये रूल्स आने लग गए फेमा के। तो कंपनीज एक्ट खत्म हुआ, फिर फेमा के रूल चालू हुए। अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज मास्टर डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीओ पीओ एंड एलओ। अभी मास्टर डायरेक्शन आप समझते हो इतना सा कि मास्टर डायरेक्शन क्या चीज के लिए इशू करती है आरबीआई, कि जब आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले अलग अलग रेगुलेशंस में, अलग अलग लॉज में एक ही चीज के अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जैसे बीओ के लिए कुछ प्रोविजन कहीं और, कुछ प्रोविजन कहीं और, कुछ प्रोविजंस कहीं और। तो आरबीआई उन सबको अब क्या कर रही है, कंसोलिडेट, और उनको मिलाकर बोल रही है मास्टर डायरेक्शन। सो अगर आपको इंडिया में बीओ एलओ पीओ एस्टेब्लिश करना है, सो विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, कल मैटर खत्म कर चुके, विद रिस्पेक्ट टू द लॉ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये मास्टर डायरेक्शन है। तो फेमा और आरबीआई के दूसरे रेगुलेशंस यहां सब कवर्ड है। अब अगर आपको इंडिया में बीओ एलओ या पीओ एस्टेब्लिश करना है, हालांकि हम कल ये तीनों बातें कर चुके, बीओ क्या, एलओ क्या, पीओ क्या। अब हम ये देख रहे हैं कि इसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म FNC 1 सबमिट करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा, कल भी आया था, नहीं कल फॉर्म था FC, वो कंपनी लॉ से रिलेटेड था। अब हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग, और पीओ एलओ पीओ एस्टेब्लिश करने की परमिशन ले रहे हैं। कल आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी, कल आपने बीओ एस्टेब्लिश करने के 30 दिन में आरओसी को अप्लाई किया था उनकी फॉरेन कंपनी के इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बीओ पीओ एलओ एस्टेब्लिश करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए। कहते हैं हाँ, फॉर्म FNC 1 भरना पड़ेगा। परमिशन किसकी चाहिए, कभी कभी आरबीआई की और कभी कभी गवर्नमेंट की। आरबीआई की कब, उन सेक्टर्स में कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस उस सेक्टर का है जहां 100% एफडीआई परमिसिबल है। मतलब अगर आपकी कंपनी उस बिजनेस सेक्टर को बिलोंग करती है जिसमें 100% एफडीआई परमिसिबल है, तो आपको इंडिया में बीओ एलओ पीओ स्टेब्लिश करने के लिए केवल आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। तो इसका अपोजिट, कि अगर वो सेक्टर वाली कंपनी इंडिया में आ रही है बीओ पीओ एलओ स्टेब्लिश करने के लिए जिसमें 100% एफडीआई इंडिया में अलाउड नहीं है, तो फिर उन्हें वो स्टेब्लिश करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी व्हेन द सेक्टर डू नॉट परमिट 100% एफडीआई। या फिर और कब गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, जब एप्लीकेशन कौन सी कंपनी दे रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑब्वियस है एनजीओ, या वहां की कोई गवर्नमेंट बॉडी, या वहां का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब सोचो आप, अगर फॉरेन की कोई एनजीओ, फॉरेन का कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, फॉरेन का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडिया में अगर अपना बीओ एलओ पीओ एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो आरबीआई को नहीं, फिर अप्रूवल किसकी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी, आरबीआई ये मैटर कंसीडर करती है इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये अप्रूवल होगी आरबीआई के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री के। नाउ क्या केवल अप्लाई करने से आपको एप्लीकेशन, क्या केवल यही देखना है कि किसको आरबीआई के पास, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नहीं। क्या अप्लाई करते ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं। आपको कुछ एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, देयर आर सर्टेन अदर कंसिडरेशन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी को इंडिया में बीओ एलओ पी एस्टेब्लिश करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या, तो पीओ और एलओ के लिए तो ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं। अगर आपको इंडिया में क्या खोलनी है, ब्रांच, तो कंपनी का पिछले 5 सालों का प्रॉफिट मेकिंग का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। याद करो, क्या ऐसा मैटर कल आ चुका था,
कल आ चुका था ये, कहाँ आ चुका था भैया, पढ़कर आए होंगे ना अगर आप, तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि कंपनी जो इंडिया में आना चाहती है उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी थी, और कंडीशंस जो थी वहां पर ये भी था कि आपका ये देखो, पीओ या एलओ के लिए, पीओ एलओ की एलिजिबिलिटी थी, लॉस में नहीं होना चाहिए। और देखो कंडीशन नंबर 4 यही था क्या जो आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर, लेस इंटेंजिबल असेट्स, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, अकाउंट सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस में क्या बोलते हैं सीए को, सीपीए, या और अदर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट प्रेस्टिज, जरूरी थोड़ी है यूएस का ही व्यक्ति आए, तो कोई भी सर्टिफाइड व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 लाख यूएस डॉलर या उससे ज्यादा। नेक्स्ट, application from a foreign company for opening of BO LOPO in India shall require prior approval of RBI and shall be forwarded by the AD category 1 bank to the general manager RBI। देखो है क्या भैया, हाँ हर्ष, पर वो ना, एक बात समझ, वो नेटवर्क दी हुई थी बीओ और, देख वो क्या दी हुई थी, नेटवर्थ ऑफ द ब्रांच ऑफिस नॉट लेस देन 1 लाख डॉलर, और एलओ की 50, एलओ के लिए $50,000। यहां कह रहे हैं जो कंपनी आ रही है उसकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 1 लाख यूएस डॉलर। और एप्लीकेशन में आपको बताऊं, नहीं करता शिवांश अप्रूव नेटवर्थ सीएस, सीएस को कभी भी अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं माना जाता, ठीक है। और वहां का सीएस जरूरी नहीं वहां भी उसको सीएस ही बोले, इवन सीएस सीए को भी क्या बोल रहे हैं, सीपीए। अब देखो आप, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, ये अप्रूवल ना आरबीआई जो देती है बिल्कुल सही है, लेकिन ये एप्लीकेशन जाती है बैंक के थ्रू। मतलब कोई व्यक्ति जो इंडिया में पीओ एलओ पीओ खोलना चाहता है ना, पहले उसे सेलेक्ट करनी पड़ेगी है कि एडी कैटेगरी 1 बैंक, और एडी कैटेगरी 1 बैंक आपके लिए कोई नया नाम नहीं होना चाहिए, याद करो ये बहुत बार आया। एडी मींस ऑथोराइज डीलर, कैटेगरी 1 बैंक, ऑथोराइज डीलर मींस कौन, जो फॉरेन करेंसी में डील करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक को आप अप्लाई करोगे, और वो आपकी एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करेगा, आरबीआई को। और आरबीआई कुछ केसेस में गवर्नमेंट की कंसल्टेशन लेकर ही एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। कौन कौन से केसेस पढ़ते ही आपको समझ में आएंगे। एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ या रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति या पाकिस्तान की कोई एंटिटी पीओ एलओ पीओ खोलना चाहती है, तो आरबीआई अप्रूवल देने के पहले गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगी। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेंट इज सिटीजन ऑफ या रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन। देखो ये बार बार क्यों लिखते हैं सिटीजन ऑफ या रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है तो सिटीजन ऑफ, और अगर नॉन नेचुरल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लाइक वहां की कंपनी है, तो ऑब्वियस है उसके लिए क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेटेड। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, सर इन लोगों से हमको क्या दुश्मनी हो गई, इन लोगों से हमारी दुश्मनी है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट, ये कब्जा करना चाहते हैं ना उस पर। तो अगर एप्लीकेंट सिटीजन है या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है बांग्लादेश की, श्रीलंका की, चाइना की, हांगकांग की, मकाओ की, और एप्लीकेशन है किस चीज की ओपनिंग के लिए, बीओ एलओ पीओ ओपन करना है इन लोगों को, कहां, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार आइलैंड। वापस से पाकिस्तान को तो कहीं भी करना हो इंडिया में, पाकिस्तान के व्यक्ति को आरबीआई अप्रूवल के पहले गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगी। इन लोगों को अगर जम्मू के जैन के अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट में बीओ एलओ पीओ खोलना है, गवर्नमेंट के पास लेकर जाएगी आरबीआई मैटर को। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल बिजनेस एप्लीकेंट का है इन 4 सेक्टर में से कोई एक, चारों सेक्टर इंपोर्टेंस के हैं, डिफेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डिफेंस मतलब कोई डिफेंस से रिलेटेड बिजनेस है उस एंटिटी का जो यहाँ आकर बीओ एलओ पीओ खोलना चाहती है। टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस है। प्राइवेट सिक्योरिटी समझते हो, प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब ये जितनी भी मेन पावर सप्लाई एजेंसीज होती हैं। और चौथा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल से रिलेटेड काम। तो इनके लिए अगर आपको इंडिया में बीओ एलओ पीओ खोलना है, आरबीआई आपकी एप्लीकेशन पर कंसिडरेशन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर। चौथा, अगर एप्लीकेंट कौन है, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
बॉडी या एजेंसी या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ढंग से देखो, क्या ये वापस ऊपर वाला ही आ गया कि आरबीआई की अप्रूवल की जगह गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? अगर 100% एफडीआई है ना, देखो वापस से समझ लो इस मैटर को कैसे। एप्लीकेशन आपकी ना एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू ही आगे बढ़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति को इंडिया में पीओ एलओ पीओ खोलना है, कहाँ जाए? किसी एडी कैटेगरी 1 बैंक में। वहां जाकर अपना अकाउंट वकाउंट भी वहीं खुलेंगे आपके सब। उसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? आरबीआई में। आरबीआई सबसे पहले तो, अभी तो और क्या देखेगी, सबसे पहले तो इनकी इवन एलिजिबिलिटी। उसके बाद एक और बात, इन कुछ केसेस में आरबीआई किसकी अप्रूवल लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे कि एक केस तो क्लियर है कि आपकी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी अगर आपके सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर इंडिया में बीओएलओ पीओ खोलना चाहता है कोई एनजीओ, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बाहर का, या कोई फॉरेन की गवर्नमेंट या फॉरेन की गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, और अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति खोलना चाहता है, या कुछ कंट्री के लोग खोलना चाहते हैं, JNK, अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट में, या फिर वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या आईएनबी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को लाइक मोदी जी जाते रहते हैं बहुत इंडिया के बाहर, और मोदी जी ने बोल दिया, जैसे यार अभी मोदी जी लाए थे मेक इन इंडिया स्कीम, तो मेक इन इंडिया में उन्होंने बोला था कि इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग चालू करो, तो सैमसंग वाले ने आकर इंडिया में अपनी सैमसंग की फैक्ट्री लगा दी है, ब्रांच ऑफिस ही है ना, कुछ भी हो, कुछ कुछ तो होगा। तो सैमसंग ने आकर इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा दी। अब इसको अप्रूवल किसने दे दी होगी? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो क्या ये आरबीआई की अप्रूवल ले? नहीं। पड़ी है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई शेल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केसेस वेयर गवर्नमेंट अप्रूवल या लाइसेंस या परमिशन बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रेगुलेटर हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुकी, मिनिस्ट्रीज की अप्रूवल मिल चुकी, तो आरबीआई की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, ये बाद में आते हैं इस पर, बहुत नॉमिनल सी चीज है, मुद्दे से भटक जाएंगे। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफिस को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कहां से आएगा? कंपनी या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी, या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, डिवेंचर्स इशू करेगी, लोन लेगी। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ऐसे अलग से पढ़ने की जरूरत कुछ है नहीं। अब बात करते हैं ये प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीओ एलओ पीओ। आप फिर कहोगे प्रोसीजर ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, पर अभी तो केवल इसमें अटक गए थे कि अप्रूवल कैसे मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसीजर। देखो, क्या फॉर्म फाइल करना है? FNC। और आप देखो ऊपर की 2 लाइन वही लिखी हुई जो मैं भी समझा रहा हूं। एप्लीकेशन बाय द फॉरेन कंपनी हैज टू बी मेड थ्रू अ डेजिग्नेटेड एडी कैटेगरी 1 बैंक। और ये एप्लीकेशन किसको जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। साथ में क्या क्या अटैच करना है? क्यों जरूरत है आपको इसको रटने की? पॉइंट नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी याद है आपको, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपके चार्टर डॉक्यूमेंट। और पॉइंट नंबर 2 आपकी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। नेटवर्थ वेटवर्थ कहां से पता चलेगी? नेक्स्ट, बैंकर्स रिपोर्ट। आपकी होम कंट्री में जो आपकी बैंकर्स हैं, उन बैंकर्स की रिपोर्ट। जैसे एनबीएफसी में नहीं लगती थी बैंकर्स की रिपोर्ट कि भैया इनके बैंक अकाउंट की डिटेल दो, क्या करते हैं ये, कितने इनके चेक बाउंस होते हैं, क्या उन्होंने कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, क्या कोई लोन में फ्रॉड तो किया हुआ नहीं है, डिफॉल्ट तो किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बैंकर्स रिपोर्ट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बैंकर इन द होम कंट्री, है ना। तो जितने भी टाइम से आपकी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन है, बैंकर्स की रिपोर्ट जमा करवाओ। और ये एफएनसी फॉर्म जो आपके बिहाफ पर साइन कर रहा है, होगा ना कोई डायरेक्टर या आपने किसी सीएस को ऑथोराइज किया होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी वही जाएगा, आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी तब। नेक्स्ट, अब एक बात समझो, मुझे बताओ इस पूरी एप्लीकेशन को चेक कौन करेगा? सोच समझ के बताना, इस पूरी एप्लीकेशन को चेक कौन करेगा? एडी कैटेगरी 1 बैंक, और उसके बाद आरबीआई को क्या करेगा? फॉरवर्ड। द एडी कैटेगरी 1 बैंक इन्वॉल्व इन द प्रोसेस विल कंडक्ट, क्या करेगा? पूरी चेकिंग, ड्यू डिलिजेंस, लाइक बैकग्राउंड,
प्रमोटर्स के एंटीसीडेंट्स, प्रमोटर की चीजें, नेचर एंड लोकेशन ऑफ एक्टिविटी, सोर्स ऑफ फंड, जितनी भी एलिजिबिलिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है ना, आप तो इसको भी सब छोड़ दो, वो ही सारा ड्यू डिलिजेंस करेगा। और क्या वो केवाईसी भी करेगा? उस कंपनी की सारी केवाईसी और सारा, आप तो इतना सा याद रखो कि एडी कैटेगरी वन बैंक एप्लीकेशन आने के बाद उसमें ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी करेगा। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी किसको? आरबीआई को। उसके बाद आरबीआई डिसाइड करता होगा फिर कि ये एप्लीकेशन मैं कंसीडर कर लूं या मैं खुद कहां भेजूं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर पीओ आपकी ब्रांच ऑफिस को अप्रूव कर दिया गया तो आरबीआई आपको अलॉट करेगी एक यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूआईएन मिल गया, बस आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर है इंडिया में। अब इसके बेसिस पर आप इंडिया में क्या ले लो? पेन। एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट की बात आगे करेंगे इसलिए स्किप कर दो। देखो नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ अप्रूवल लेटर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द यूआईएन फ्रॉम द रिजर्व बैंक, एडी कैटेगरी वन बैंक shall issue the approval letter to the non-resident entity for BO establishing BO oblique LO in India। इसके बाद आपको वो अप्रूवल लेटर इश्यू करेंगे। कुछ है ही नहीं, एडी कैटेगरी वन बैंक को अप्लाई करो, फॉर्म एफएनसी वन, उसके बाद आपको अलॉट होगा यूआईएन, और फिर आपको आरबीआई एक बार यूआईएन अलॉट करे तो कैटेगरी वन बैंक आपको अप्रूवल लेटर इशू करेगा। नेक्स्ट, अब जब आपको बीओ एलओ पीओ एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल गई तो वो आप इन्फॉर्म करो एडी कैटेगरी वन बैंक को टू द डेट ऑन विच द पीओ एलओ पीओ हैज बीन सेटअप। सर नहीं समझ में आ रहा आप यहां से? अरे भैया उन्होंने आपको परमिशन दे दी कि अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश कर लो, अपना लाइसेंसिंग ऑफिस एस्टेब्लिश कर लो, अपना प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टेब्लिश कर लो। उसके बाद आप एस्टेब्लिश करोगे ना, पहले ही कर चुके हो, अब करोगे। तो जब आप सेटअप कर लो उसके बाद आपको फिर किसे इंटीमेट करना है? एडी कैटेगरी वन बैंक को, और फिर वो आगे किसको इंटीमेट करेगा? आरबीआई को। वापस से समझो, अभी आपने खोलने के लिए अप्लाई किया आरबीआई एडी कैटेगरी वन बैंक के थ्रू आरबीआई को, आरबीआई ने अप्रूवल दी, अप्रूवल लेटर, फिर आरबीआई ने बताया एडी कैटेगरी वन बैंक को कि इसका पीओ अप्रूव कर दो, तो अप्रूवल लेटर बैंक ने आपको इशू कर दिया और बोल दिया अपना बीओ एलओ पीओ स्टेब्लिश कर दो। अब आप स्टेब्लिश करने के बाद इंटीमेट करोगे किसको? एडी कैटेगरी वन बैंक को कि हम स्टेब्लिश कर चुके, स्टेट से हमने सेटअप कर लिया, बिजनेस चालू कर रहे हैं। अब वो बैंक फिर किसको इंटीमेट करेगी? आरबीआई को। और अगर अप्रूवल के बाद कोई बीओ स्टेब्लिश ही ना करे तो हो जाता है ना कई बार ऐसी चीजें, प्लान चेंज हो गया। अगर अप्रूवल ग्रांटेड हैज ईदर बीन सरेंडर्ड बाय द एप्लीकेंट, या वो अप्रूवल क्या हो गई? एक्सपायर्ड विदाउट एनी पीओ एलओ पीओ बीइंग सेटअप, तो फिर आरबीआई को इंटीमेट करेगा बैंक कि भैया इन्होंने कोई बीओ स्टेब्लिश नहीं किया है। इसका मतलब आप ढंग से सोचो, हमारी आरबीआई के पास हर एक लिस्ट अवेलेबल होगी क्या, कौन सी कंपनी के इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं, कितने लाइसेंसिंग ऑफिस हैं, कहाँ प्रोजेक्ट ऑफिस है, यस इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। पढ़ो तो एक बार इसको, सॉरी एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन पढ़ो तो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। बहुत नॉर्मल पॉइंट, 6 महीने में भी अगर आपने सेटअप नहीं किया तो आपकी वो परमिशन लैप्स हो जाएगी, फिर आप स्टेब्लिश मत करना, पर आप फिर आरबीआई को अप्लाई करो एक्सटेंशन के लिए। कैटेगरी वन बैंक को अप्लाई करो एक्सटेंशन के लिए, और अगर वो एक्सटेंशन देती है 6 महीने तक की एक्सटेंशन दे सकती है। इसके बाद अगर एक्सटेंशन देनी है तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, तो कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, पीओ एलओ बाय फॉरेन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये भी पढ़ो तो आप, अगर फॉरेन की बैंक इंडिया में ब्रांच खोल रही है या फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में ब्रांच खोल रही है तो भैया इनके लिए किसी की अप्रूवल नहीं, दो ही रेगुलेटर अप्रूवल के लिए आप जानते हो, बैंक खोल रही है तो आरबीआई, और इंश्योरेंस कंपनी ब्रांच खोल रही है तो आईआरडीएआई।
ऑल एप्लीकेशन फॉर स्टेप, अरे मतलब इंडिया में बैंकिंग कंपनियां भी तो ब्रांच खोलती हैं, फॉरेन की बैंक, हमने नाम लिया था सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन्होंने खोल तो रखे इंडिया में ब्रांच ऑफिस, अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं। तो अगर किसी बैंकिंग कंपनी को इंडिया में ब्रांच खोलनी है, इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया में ब्रांच या लाइसेंसिंग ऑफिस खोलना है, तो ये एप्लीकेशन कौन एग्जामिन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ बैंक, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। नो यूआईएन फॉर सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके लिए अलग से कोई यूआईएन रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन कौन कंसिडर करेगा? केस ऑफ बैंकिंग कंपनी आरबीआई, केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीआई। नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं भैया, ये तो इनको सेटअप करने की परमिशन मिल गई, कैसे मिली परमिशन? वापस से आज का पूरा टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पीओ पीओ स्टेब्लिश करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए, कहते हैं कुछ केस में आरबीआई की, कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? एडी कैटेगरी 1 बैंक में। एलिजिबिलिटी डिस्कस की, और फिर डिस्कस किया कि कौन कौन से केसेस में मिनिस्ट्री ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आरबीआई को रिक्वायर्ड होगी, लाइक पाकिस्तान एटसेट्रा के केस में। नेक्स्ट फिर हम अब पढ़ रहे थे कि अप्रूवल की प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, ये बीओ पीओ एल स्टेब्लिश कैसे होंगे। तो हमने बोला पहले आप अप्लाई करो एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू एफएनसी 1 भर के, फिर आरबीआई तक एप्लीकेशन जाएगी, आरबीआई यूआई अलॉट करेगा, ये इंटीमेट करेगा एडी कैटेगरी 1 बैंक को, एडी कैटेगरी 1 बैंक आपको अप्रूवल लेटर इशू करेगी कि खोल लो। खोलने के बाद आप वापस एडी कैटेगरी 1 बैंक को बताओ, 6 महीने में अगर नहीं खोला तो आप एप्लीकेशन अप्रूवल लैप्स एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम 6 महीने का मिल सकता है। बस दैट्स इट। आगे आते हैं, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? चाहे पीओ हो या एलओ हो या पीओ हो या बैंक अकाउंट तो चाहिए। बताओ कहाँ खुलवाएगा अकाउंट? वही एडी कैटेगरी 1 बैंक में। अब एप्लीकेंट को किसे अप्लाई करना पड़ेगा बैंक अकाउंट के लिए? एडी बैंक को, और केवल इंडिया में एक ही बैंक अकाउंट रख सकते हो। इस बैंक अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, एक ही बैंक अकाउंट खोल सकते हो। अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंट नहीं, एक ही बैंक अकाउंट। अगर एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाना है तो आरबीआई की परमिशन चाहिए। अब लाइसेंसिंग ऑफिस में मुझे इतना सा बता दो, पैसा कहाँ से आएगा? लाइसेंसिंग ऑफिस में पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, एचओ से। परमिटेड क्रेडिट, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है? फंड्स फ्रॉम एचओ, है ना। आ, हमने ऑफिस किराए पर लिया लाइसेंसिंग ऑफिस के लिए, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा, 2 महीने का एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये ऑफिस खाली करोगे तो ये पैसा वापस रिफंड आएगा। ये पैसा भी दिया तो किसने होगा? एचओ ने, लेकिन ये आएगा लाइसेंसिंग ऑफिस के अकाउंट में। तो रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई से भी सिक्योरिटी डिपॉजिट, टैक्स ड्यूटीज एटसेट्रा का अगर क्या क्लेम किया उसने, कोई रिफंड, टैक्सेस पे किए हों जिसके बदले में उसका रिफंड क्लेम करना हो, इसे इनके क्रेडिट आएगा। और अगर एलो की कोई असेट बेची गई तो उसका पैसा आएगा। और पैसा खर्च कहाँ होगा? जल्दी बताओ। लोकल ऑफिस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, फॉर मीटिंग द लोकल ऑफिस एक्सपेंसेस। तो डेबिट तो एक ही जगह है ऑफिस एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। मेजर पैसा कहाँ से आएगा? एचओ से। फिर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड आएगा, टैक्सेस का रिफंड अगर आया तो, या लाइसेंसिंग ऑफिस के असेट बेचने पर। इसके अलावा ना तो कहीं से पैसा आ सकता है ना कहीं जा सकता है, कुछ और करना मत। ब्रांच ऑफिस, एडी कैटेगरी 1 बैंक में अप्लाई करेगा, एडी बैंक को अप्लाई करो, केवल एक अकाउंट खोल सकते हो, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, एक से ज्यादा खोलना है आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। पैसा कहां से आएगा? मुझे बताओ। ब्रांच ऑफिस को तो बहुत सारी जगह से पैसा आ सकता है, बिजनेस करके तो आ ही सकता है, और पहला पैसा तो कहां से? एचओ से, फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस। और दूसरा पैसा लेजिटिमेट रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। खर्च कहां होगा? जो उनके एक्सपेंसेस हैं। और दूसरा, जब ब्रांच पैसा रेमिट भी तो करेगी, किसको रेमिट करेगी? ब्रांच पैसा किसको रेमिट करेगी? ऑब्वियस है, अपने एचओ को। रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स, प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट कमाएगी वो पैसा। लाइसेंसिंग में क्यों नहीं था? लाइसेंसिंग ऑफिस से कोई प्रॉफिट नहीं आना है, जो पैसा कमाओगे आप रेमिटेंस जो है
प्रॉफिट का रेमिटेंस, या वाइंडिंग अप के टाइम पर जो पैसे वापस ले आएंगे। प्रोजेक्ट ऑफिस, एडी बैंक की अप्रूवल चाहिए, अकाउंट खुलवा लो। बस यहाँ इतना सा है कि अगर प्रोजेक्ट ऑफिस इज ऑफ एन एंटिटी नॉट फ्रॉम पाकिस्तान तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। अब प्रोजेक्ट ऑफिस इज फ्रॉम एंटिटी फ्रॉम पाकिस्तान तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। इतना मुझे नहीं लगता आपको याद रख पाओगे। हाँ लेकिन प्रोजेक्ट ऑफिस कैन हैव टू करेंसी अकाउंट, एक तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड, इन अदर इन द होम करेंसी ऑफ द अवार्डीज ऑफ द प्रोजेक्ट। पाकिस्तान को टारगेट करा है नहीं, ठीक है। देखो भैया, इनके दो अकाउंट हो सकते हैं। एक तो यूएस डॉलर वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिस में पैसा कहीं से भी आ सकता है। एक तो यूएस डॉलर वाला, और दूसरा अपनी होम करेंसी, होम कंट्री की जो करेंसी है वो वाला अकाउंट खोल के रख सकते हो। ये एमसीक्यू में काम आ सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता आप थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इसको याद करके लिख पाओगे। अब प्रोजेक्ट ऑफिस में पैसा कहां से आएगा, जल्दी बताओ। फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स जो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी से मिली है। अरे भैया याद करो, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में पावर प्लांट बनाने के लिए सब्सिडी दी थी। अब सब्सिडी दी है वर्ल्ड बैंक ने, और कंपनी है कोरिया की, और इंडिया में डाल रही है प्रोजेक्ट, इसलिए यहां खोल रही प्रोजेक्ट ऑफिस। अब कोरिया की कंपनी को दो जगह से पैसे मिल सकते हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे और दूसरा कोरियन अपने एचओ से मिलेंगे। तो वर्ल्ड बैंक से मिले उसके लिए यूएस डॉलर वाला अकाउंट, और अपनी कंट्री से मिले इसलिए अपनी कंट्री की करेंसी वाला अकाउंट। अब तो क्लियर है। तो पैसा भी कहां कहां से आ सकता है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब वर्ल्ड बैंक हमारे एग्जांपल में, दूसरा अपने एचओ से फॉरेन एक्सचेंज रिसीट फ्रॉम पेरेंट या ग्रुप कंपनी अब्रॉड। और पैसा खर्च कहां होगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर में। तो मुझे लगता है ये परमिटेड डेबिट और परमिटेड क्रेडिट तो आपको एक बार में याद हो सकते हैं, नॉर्मल है, परमिटेड डेबिट परमिटेड क्रेडिट। तो ये भी खत्म, बैंक अकाउंट वाला मैटर भी खत्म। आगे आते हैं। बैंक अकाउंट वाले मैटर के बाद याद करो, डबल एसी नाम का ऊपर रिटर्न आया था, मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ लेते हैं। देखो नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट। अरे जैसे कंपनियों का एनुअल रिटर्न होता है, ये एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बाय बीओएलओ पीओ। अब कुछ बच्चों को ये लाइन पढ़ के डाउट आएगा कि क्या ये एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट 31 मार्च को जमा करवाना है। बस यही गलत है। इसमें लिखा है एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट इज एट द एंड ऑफ मार्च 31 ईच ईयर। उसका मतलब है हर साल 31 मार्च को खत्म होने वाले साल के लिए एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जमा करवाना है। आपको लगता है 31 मार्च को भी 31 मार्च का 31 ईयर का पूरे ईयर का एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बना भी लेगा और जमा भी करवा देगा? 31 मार्च को तो पता चलेगा पूरे साल में हुआ क्या। तो एक्चुअली इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर हर साल। लेकिन एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट कौन से साल के लिए देना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है और एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जमा करवाना है। क्या क्या देना है, अगर आपकी एक ही ब्रांच है, एक ही एलओ है, एक ही पीओ है तो वही जमा करवाएगा। और अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, एक से ज्यादा एलओ है, एक से ज्यादा पीओ है, तो फिर आपका इंडिया में एक नोडल ऑफिस होगा जो सारी ब्रांचेस को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल। फिर से कौन जमा करवाइए, अगर सोल बीओ एलओ पीओ है तो वही, और अगर एक से ज्यादा है तो आपका एक जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होगा इंडिया में वो जमा करवाएगा। किसको जमा करवाओगे, एडी कैटेगरी 1 बैंक को, एज वेल एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एडी कैटेगरी 1 बैंक को जमा करवाना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये केवल प्रोजेक्ट ऑफिस है तो कोई इनकम का मैटर ही नहीं है, तो फिर प्रोजेक्ट ऑफिस के केस में डबल एसी केवल किसको जमा करवाना है, बैंक को, इनकम टैक्स ऑफिस को नहीं। ये अब एक एग्जाम का क्वेश्चन है ना, एनुअल कंप्लायंस के नाम पर, तो डबल एसी एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना है। एडी बैंक आपके इस रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगी और देखेगी कि जो भी आपने काम किया है, आप यही बताओगे ना डबल एसी में हमने साल भर में क्या क्या किया है, वो ये इंश्योर करेंगे कि आपने वही किया है जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अप्रूवल के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी रिपोर्टिंग में कुछ गलतियां मिलती हैं तो आरबीआई को
इमीडिएटली इंटीमेट किया जाएगा। वापस से डबल एसी जमा करवाओगे 31 मार्च के लिए, हर साल 30 सितंबर के पहले। कौन जमा कराएगा? सोल पीओ एलओ, पीओ है तो वही, एक से ज्यादा है तो आपका सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, नोडल ऑफिस। नेक्स्ट क्या लिखोगे इसमें? अपनी एनुअल एक्टिविटीज की डिटेल लिखोगे साल भर की। किसको जमा करवाओगे? एटी कैटेगरी 1 बैंक प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर केवल प्रोजेक्ट ऑफिस था तो केवल एटी कैटेगरी 1 बैंक। ये उसको स्क्रूटनाइज करेगी, देखिए आपके अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही आपने काम किए, कुछ और काम तो नहीं किए, और अगर कुछ एडवर्स फाइंडिंग मिलती है तो आरबीआई को इंटीमेट किया जाएगा। दैट्स इट, ये एनुअल कंप्लायंस खत्म। आगे आते हैं। एक्सटेंशन बाद में पढ़ते हैं, पहले दो काम के टॉपिक पढ़ते हैं। ये एक्सटेंशन वाला टॉपिक अगर आज टाइम नहीं मिला तो आप ट्राई करना ही, खुद ही पढ़ लो। एक्सटेंशन समझ रहे हो क्या? क्या एक्सटेंशन? अरे उसने, देखो ब्रांच का तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन लाइसेंसिंग ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस का तो पीरियड होता है, कितने साल के लिए बनाना है। ठीक है, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा आपका काम नहीं हो पाया और फिर आपको वापस क्या करवाना है? उसे एक्सटेंड, तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। तो ये तो नॉर्मल बात है, आप पढ़ लेना। और ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर एडिशनल ऑफिसेस, मतलब बताओ, आपका ऑलरेडी बीओ एलओ पीओ है और एक से ज्यादा खोलना है, तो फिर से आपको वही एफएनसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए उस दूसरी ब्रांच के भी, जैसे पहली ब्रांच के लिए किया था। वापस से करो। होता क्या है? हाँ, एक बार ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं, खत्म करने के पहले टाइम मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। अभी मैं काम काम के दो टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक सरप्लस। सबसे पहला, ब्रांच ऑफिस। रेमिटेंस समझ रहे हो? अब आप पैसा इंडिया के बाहर ले जा रहे हो, इंडिया में आए, इंडिया में पैसा कमाया, अब इसको एचओ को जा दे रहे हो, परमिटेड है। ऑब्वियस है, रेमिटेंस तो करेंगे, रेमिटेंस मतलब पैसा भेज रहे हो ब्रांच अपने एचओ को। बट क्या लिखा है? नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब बताओ इसका। अगर आपने ब्रांच खोल के इंडिया में 10 करोड़ कमाए तो पहले उस 10 करोड़ पे 30% का टैक्स दो, बच्चा हुआ पैसा मेरिट रेमिट कर देना। रेमिट करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तब जाकर आरबीआई आपको ऐसे फॉरेन करेंसी निकाल के लेकर जाने देगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने? लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सर्टिफाइड कॉपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, आप यहाँ के सीए का सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट? कि रेमिटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया। अरे वही निकाल के ले जाओगे ना जो यहाँ कमाया, तो रेमिटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया। दूसरा सर्टिफिकेट, रेमिटेबल प्रॉफिट परमिटेड एक्टिविटी से ही कमाया है। कौन सी परमिटेड एक्टिविटी? जिसको करने की हमने एप्लीकेशन के टाइम पर परमिशन दी थी। एंड थर्ड, इस प्रॉफिट में रिवेल्युएशन का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन ऑफ असेट ऑफ द ब्रांच। इसका रीजन है, आप रिवेल्युएशन, देखो आप इंडिया में काम करोगे कुछ और, पैसा कमाओगे कहीं और से, अब वो बता नहीं पा रहे हो कि पैसा अलग एक्टिविटी से कमाया, तो उसको छुपाने के लिए आप क्या करोगे? अपनी असेट का रिवेल्युएशन करोगे और बोलोगे रिवेल्युएशन से जो कमाया वो पैसा बाहर ले जा रहे हैं। प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन ऑफ असेट। भैया रिवेल्युएशन ऑफ असेट से कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। अब उस असेट को जब आप एग्जैक्ट एक्चुअल में बेचते हो तब प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट में रिवेल्युएशन वाला प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगाना है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लगानी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सर्टिफाई करे? पहला कि रेमिटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हुआ, दूसरा रेमिटेबल प्रॉफिट परमिटेड एक्टिविटी से ही हुआ है और उसमें रिवेल्यूशन का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ऑफिस पैसे क्यों ले जा रहा है? प्रोजेक्ट ऑफिस को प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसे मिले थे, अब लाइक सब्सिडी मिली और अब काम नहीं आ रही, तो एचओ को जाएगा पैसा। तो इंटरमिटेंट रेमिटेंस। इंटरमिटेंट रेमिटेंस मतलब बताओ क्या? जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट बंद होने के बाद तो पैसे ले ही जाओगे, प्रोजेक्ट बंद होने के पहले इंटरमिटेंट रेमिटेंस। पर पेंडिंग वाइंडिंग अप, अभी वाइंडिंग अप भी नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट का और ना ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उस दौरान भी आप पैसे बाहर ले जा सकते हो। क्यों ले जा रहे हो पैसे बाहर? नहीं काम आ रहे, ज्यादा आ गए, वर्ल्ड बैंक की सब्सिडी आ गई, कुछ पैसे आ गए, नहीं काम आ रहे, अब ले जाओ। ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया इंडिया में इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को चुकाने एटसेट्रा के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा अवेलेबल है, ये पैसा बाहर ले जाने दो। और दूसरा, अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफिस कि इसकी इस पैसे को बाहर ले जाने से हमारा प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होगा। पता पड़ा प्रोजेक्ट अटक गया बीच में, पैसे ले गए तुम बाहर,
तो पहला, एक तो सीए का सर्टिफिकेट कि इंडिया की लाइबिलिटीज चुकाने के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा है, और दूसरा खुद प्रोजेक्ट ऑफिस वाले सर्टिफिकेट दें क्या, कि हमारी प्रोजेक्ट इससे अफेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन इस रेमिटेंस से अफेक्ट नहीं। नाउ लास्ट डिस्कशन, पीओ एलओ पीओ क्लोजर करने की प्रोसेस क्या। आप बताओ क्लोजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर से एटी कैटेगरी वन बैंक को अप्लाई करो कि अब हम ये ब्रांच क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब इस टाइम बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ बीओ एलओ पीओ and allowing the remittance of winding up process of BO LOPO may be submitted to the AZ category 1 bank। मुझे बताओ ये क्या लिखा था बीच में, रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीड। अरे ऑब्वियस है, उन्होंने ड्यूरिंग द बीओ एलओपीओ जो जो पैसे कमाए थे वो रेमिटेंस के रूल ऊपर पढ़ लिए। एलो तो कुछ पैसे भेजता भी नहीं है वैसे भी। अब बीओ और पीओ ने जो पैसे भेजे उसके रूल पढ़ लिए आपने। अब हम कह रहे हैं कि जब बीओ एलओपीओ बंद होंगे तब वाइंडिंग अप की प्रोसेस तो जाएगी, एलो की भी, एलो में भी फिक्स असेट तो होंगी, वो बेचोगे वो पैसा तो वापस ले जाओगे। कहते हैं परमिटेड है, बंद कर लो और ये पैसा रेमिट कर लो, एडी कैटेगरी वन बैंक को अप्लाई कर लो, उनकी परमिशन ले लो पहले। ठीक है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने, पहला तो अप्रूवल लेटर लाओ कि आपको बीओ एलओ पीओ खोलने की अप्रूवल किसने दी थी, तो अप्रूवल लेटर लगा दो कि सर देखो आपकी इस अप्रूवल के थ्रू हम बीओ एलओ पीओ चला रहे थे। फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट, ऑडिटर के सर्टिफिकेट के मेजर बातें तो आप समझ रहे होंगे। पहली बात, रेमिटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, ये जो पैसा ले जा रहे हैं रेमिटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में नॉर्मल नॉर्मल याद रख लो, इंडिया में जितनी भी लाइबिलिटीज थी क्या कर चुके, ये पे कर चुके, हैज फुली मेड और एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, या तो पूरी पे कर चुके या उसके लिए क्या बना दिया, प्रोविजन। कोई इनकम टैक्स पेंडिंग नहीं है इनकी साइड से, दैट्स इट। क्या क्या अटैचमेंट लगाना है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल जो आपको ओरिजिनली मिली थी। पॉइंट नंबर 2, ऑडिटर का सर्टिफिकेट क्या सर्टिफाई कर रहा है, रेमिटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हुआ, इंडिया की कोई लाइबिलिटी बाकी नहीं है या प्रोविजन बना दिया है, और कोई टैक्स का पेमेंट पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट, और तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, सर्टिफिकेट हो गया अप्रूवल का, ऑडिटर का हो गया सर्टिफिकेट। तीसरा क्या, कंफर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑब्लिक पेरेंट कंपनी, ये अप्रूव, ये कंफर्मेशन दो कि हमारे ऊपर इंडिया में कोई लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट, आरओसी की रिपोर्ट, क्या कि भैया इस बीओ एलओ पीओ ने जो भी इंडिया में, इंडिया के कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन इनके ऊपर एप्लीकेबल थे उनका नॉर्मल कंप्लायंस हो चुका, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। और ये इंश्योर कर ले एडी कैटेगरी वन बैंक कि उन्होंने अपना लेटेस्ट डबल एसी जमा करवा रखा हो। पता, फॉर एग्जांपल आप अभी सितंबर में बीओ एलओ पीओ बंद करने के लिए आ रहे हो, तो मार्च 23 का डबल एसी तो जमा करवा कर जाओ ना इस साल। तो आपने उनका वो इंश्योर करेंगे कि डबल एसी आप सबमिट कर चुके हो और डबल एसी वाला रिटर्न जमा करा चुके हो। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीड, तो जब आपको ये अप्रूवल मिल जाए तो आपको वाइंडिंग अप प्रोसीड रेमिट करने की अप्रूवल मिल जाएगी। Designated category 1 bank may allow remittance of winding up process in respect of office of bank and insurance company after obtaining copy of permission of closure from the sectoral regulator। देखो मेरी बात सुनो, ऊपर वालों को तो रेमिटेंस की अप्रूवल मिल गई एडी कैटेगरी वन बैंक से कि बिजनेस बंद करो रेमिटेंस कर लो, इसलिए आप ऑडिटर सर्टिफिकेट भी ले आए। क्या सर्टिफिकेट ले आए कि भैया ये रेमिटेंस कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्या हुआ है, तो उनको तो रेमिटेंस करने की परमिशन भी दे दी आपने। जिस दिन आप बीओ एलओ पीओ बंद करने की परमिशन दोगे उस दिन रेमिटेंस की परमिशन भी हो गई। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच बंद हो रही है तो याद करो, उन्होंने तो एडी कैटेगरी वन बैंक से पूछा भी नहीं था, उन्होंने तो पूछा ही किससे था, आरबीआई और आईआरडीआई से। तो वो अप्रूवल क्लोजर के लिए भी किससे लेंगे, और रेमिटेंस के लिए भी अप्रूवल किससे लेंगे, आरबीआई आईआरडीआई से। तो डेजिग्नेटेड एडी कैटेगरी वन बैंक रेमिटेंस अलाउ करेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसेस ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम देयर सेक्टरल रेगुलेटर, लाइक बैंक की ब्रांच थी तो आरबीआई और इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच थी तो आईआरडीए। दैट्स इट। अब ये वाला टॉपिक पढ़ा देता हूं आपको, एप्लीकेशन फॉर एडिशनल ऑफिस ऑब्लिक एडिशनल एक्टिविटी। याद है आपने एक्टिविटी भी लिख कर दी थी, ये करेंगे। अब उससे अलावा कुछ और करना है या कोई नई बीओ एलओ पीओ खोलना है। तो अगर आपको कोई बीओ एलओ खोलना है तो एडी कैटेगरी वन बैंक फ्रेश एफएनसी फॉर्म भरे, एडी कैटेगरी वन बैंक को फ्रेश एफएनसी फॉर्म भर के अप्लाई करो। अब एफएनसी के डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंज ही नहीं है, याद करो एफएनसी के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे,
FNC के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। पॉइंट नंबर 1 चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इंग्लिश वर्जन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चार्टर डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट चेंज हो सकती है अगर साल बदल गया हो। बैंकर्स रिपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हुए उनको वापस से जमा करवाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ ऑफिस एक्सीड 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जोन में आपका एक एक ऑफिस है, हर जोन में एक एक ऑफिस आपका ऑलरेडी है, तो फिर एडिशनल ऑफिस के लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। आप बताओ क्या पॉइंट नंबर बी ऑलरेडी डबल एसी के टाइम पर मैंने आपको बता दिया, अगर एक से ज्यादा ऑफिस हैं तो एक नोडल ऑफिस भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो उनके बीच में कोऑर्डिनेट करे। थर्ड, अगर एग्जिस्टिंग बीओ या एलओ अनदर सिटी में शिफ्ट हो रहा है तो एडी कैटेगरी 1 बैंक की अप्रूवल चाहिए। हालांकि उसी सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने आपको ट्रांसफर करना है अपना ब्रांच, एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाना है, तो फिर एडी कैटेगरी 1 बैंक की अप्रूवल चाहिए। तो एक्चुअली मैटर चल क्या रहा है, एडिशनल बीओ फिर से एफएनसी अप्लाई करो, 4 से ज्यादा ऑफिस हो रहे हैं आरबीआई की अप्रूवल लो, ठीक है, एक नोडल ऑफिस अपॉइंट करो, अगर बीओएलओ शिफ्ट कर रहे हो तो भी एडी कैटेगरी 1 बैंक की अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिक्वेस्ट फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटी। देखो ये क्या था, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अब क्या कर रहे हैं, एडिशनल बिजनेस ऑब्जेक्ट, कोई नया ऑब्जेक्ट, कोई नई एक्टिविटी करनी है तो क्या करना होगा, फिर अप्लाई करना होगा। देखो लिख रहे हैं इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन परमिटेड इनिशियली बाय आरबीआई, वो काम कर रहे हो जो आरबीआई ने परमिट किया था उसके अलावा है, तो फिर से आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू आरबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सी बात, नया प्लेस खोलना हो तो भी, नया एक्टिविटी करनी हो तो भी आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू आरबीआई को अप्लाई करना हो। बस यही है। तो सही बताऊं तो प्रोसेजरल एस्पेक्ट है और थ्योरेटिकल डिस्कशन है, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ सुना होगा तो ऑलमोस्ट चीजें याद हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉजिकल हैं। एक बार पढ़ना, एक बार आज पढ़ना, एक दो बार, हाँ है ना, तो एक दो बार पढ़ोगे ना तो चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो अभी के अभी पढ़ लेना, ज्यादा आसान होगा याद करना, ठीक है। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं कल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस करेंगे कल। चलिए मिलते हैं।